देखिए भाई, आज हम जानकारी देते हैं षोडश महाजनपद अर्थात 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद का उत्कर्ष जो पता चला है वह दो ग्रंथों से पता चला है। एक तो जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, और एक है अंग्युत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, ठीक है ना। दोनों धर्मों से प्राप्त होता है, जिसमें 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का उत्कर्ष दो स्थानों से प्राप्त होता है। एक भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र काय संबंधित है? जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। और 16 महाजनपदों का दूसरी पुस्तक दूसरे ग्रंथ से पता चलता है अंग्युत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इन 16 महाजनपदों में से, प्राचीन काल के ये बहुत बड़े जनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। जनपद, जन को मिला के बना था जनपद, जन को मिलाकर बना जनपद, ठीक ना। या जनों का समूह जनपद, कबीलों का समूह जन कहलाया, जिसका मुखिया जनस गोपा होता था, और जन का समूह जनपद कहलाया। जनपदों को मिलाकर महाजनपद मिले, तो प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का वर्णन मिला। इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के होते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो 3 दे दिए जाएंगे, एक बाहर का दे दिया जाएगा। तो 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 कुरु महाजनपद, ये उत्तर प्रदेश का था, ठीक ना। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद, ये भी उत्तर प्रदेश में था, ठीक ना। इसकी 2 राजधानियाँ थी। एक थी उत्तरी पांचाल, इसे 2 भागों में बांट दिया गया था पांचाल को। एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। अच्छा, जो पांचाल महाजनपद काफ़ी बड़ा था, लेकिन द्रोणाचार्य ने इसे 2 भागों में बांट दिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। वह अश्वत्थामा को शासक बनाना चाहता था, लेकिन इसके जो उत्तरी पांचाल के जो शासक बने थे, उसमें से पांडवों को भी कुछ हिस्सा मिला था। उसी के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक ना। उत्तरी पांचाल का जो राजधानी थी वह थी अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिल्य। थी। हाँ, वही कंपिल्य, ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस कंपिल्य में ही द्रोणाचार्य का भी जन्म हुआ था। इसी कंपिल्य में संदीपन मुनि का जन्म हुआ था। संदीपन मुनि कौन? सुदामा और श्री कृष्ण के गुरुजी। यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने मिलकर शिक्षा ग्रहण करी थी। और जो आपने सुदामा चरित्र की कहानी जो सुनी हो, ठंड लगने वाली, दांत कपने वाली, संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक बार दोनों लकड़ी बीनने के लिए भेजे गए, तो सुदामा ऊपर चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे थे, और उसमें कुछ खाने के लिए दिया गया था। तो ऊपर लकड़ी तोड़ते समय वो चावल वगैरह और कुछ खाने पीने दिया, तो ऊपर वो चब रहे थे। तो नीचे से श्री कृष्ण जी पूछते हैं, भैया क्या अकेले खा रहे? तो सुदामा जी कहते हैं कि खा कुछ नहीं रहे हैं, ठंडी की वजह से मेरे दांत काँप रहे हैं। जो ये कहानी है वो सुदामा चरित्र में आज जो शामिल है, वो ये कंपिल्य की ही कहानी है। तो कंपिल्य में ही द्रोणाचार्य का भी जन्म हुआ था। कंपिल्य महापुरुषों की भूमि है। कंपिल्य में ही द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था, और कंपिल्य में ही संदीपन मुनि का जन्म हुआ था। यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी। द्रोणाचार्य से यहाँ पर मिलने आए थे पांडवों ने यहाँ पर द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया था। और यहीं पर राजा द्रुपद, दक्षिणी पांचाल के जो शासक थे वह थे राजा द्रुपद। राजा द्रुपद की ही तो पत्नी थी द्रौपदी। राजा द्रुपद की पुत्री थी, एक मायावी पुत्री थी। इनका साम्राज्य राजा द्रुपद, पहले इसके पूरे पांचाल के राजा द्रुपद शासक हुआ करते थे, लेकिन बाद में यहीं जन्मे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने इस पांचाल को 2 भागों में बंटवा दिया। उत्तरी पांचाल अलग करा दिया, दक्षिणी पांचाल अलग करा दिया। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को यहाँ का शासक बनाना चाहते थे, किंतु अश्वत्थामा इसका शासक नहीं बन पाया। इसका कुछ हिस्सा पांडवों को भी देना पड़ा था।
अच्छा, तो ये दो भागों में पांचाल को बट जाने के कारण राजा द्रुपद को बहुत बुरा लगा, तो राजा द्रुपद ने ही हवन के द्वारा यज्ञ से एक मायावी पुत्री को उत्पन्न किया था, जिसका नाम था द्रौपदी। हाँ, मायावी पुत्री। इतिहास में दो मायावी पुत्रियों का वर्णन मिलता है। एक सीता एक मायावी पुत्री थी जो जमीन से निकली थी, जो दैत्य वर्ग का विनाश करने के लिए पैदा हुई थी। एक द्रौपदी भी एक मायावी पुत्री थी जो अधर्म पर चलने वाले व्यक्तियों को विनाश करने के लिए ही पैदा हुई थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल के शासक जो बने थे वो राजा द्रुपद थे, इन्हीं पुत्री द्रौपदी थी। हाँ, और द्रौपदी का विवाह जो स्वयंवर हुआ था वो भी पांचाल में हुआ था। यहाँ पर अर्जुन ने द्रौपदी से स्वयंवर किया था। स्वयंवर में अर्जुन से हुआ था और अर्जुन जब इन्हें लेकर अपने घर चले जाते हैं उत्तरी पांचाल, और जब उत्तरी पांचाल में अर्जुन जब अपनी मतलब पत्नी द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं तो इनकी माँ उसमें रोटी बनाती होती है अंदर। तो पांचों भाई साथ साथ बाहर गेट पे खड़े होते हैं, तो गेट खटकाते हैं कि माँ बोलती बोलो बेटा क्या बात है। कि अरे माँ बाहर तो आओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वस्तु लेके आए हैं, अर्थात तुम्हारे लिए एक विशेष क्या कहना चाहिए, तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक एक कार्य करके लाए हैं। बोले ऐसा क्या लेके आए हो, जो भी लाए हो पांचों भाइयों में बराबर बांट लेना। तो जो द्रौपदी होती है उनके माँ के कहने पर ये पांचों पांडवों की पत्नी बनती है। चलो आगे चलते हैं। महाभारत की कुछ कहानी थी इसमें उसी समय की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पांचाल या 16 महाजनपद थे, इसी समय महाभारत का काल भी था। अच्छा, एक कोरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, उत्तर प्रदेश में था। दूसरा पांचाल, ये उत्तर प्रदेश में थी। अच्छा, तीसरा काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद था। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये भी एक उत्तर प्रदेश का था। सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी थी मथुरा, ये उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद था। और छठवां चेदी, ये भी उत्तर प्रदेश का, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अच्छा, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। इस शक्तिमती या चेद साम्राज्य का ही शासक था, जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल जो था वह चेद राजवंश का शासक था। अच्छा, आगे चलते हैं बिगाड़ के। अच्छा, तो यहाँ पे कुरु नंबर 1 कुरु, नंबर 2 पांचाल, नंबर 3 काशी, नंबर 4 कौशल, 5 सूरसेन, 6 चेद, ठीक ना। 7वां महाजनपद था वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स, ये भी उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद था। और 8वां महाजनपद था मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, ठीक ना। मल्लों के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मल्लों के शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक ना। तो ये तो हो गए कुल 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में जितने महाजनपद थे, अर्थात उत्तर प्रदेश में केवल 8 महाजनपद थे। 8 महाजनपद। नंबर 1 कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर एक बार देखते हैं कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। हाँ, राजधानी याद रहनी चाहिए। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दूसरा पांचाल, उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल कंपिल, फुरकात जिले में पड़ता है ये। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कंपिल के पास ही हैं हम, ठीक ना। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिल। काशी तीसरा महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। चौथा महाजनपद कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और 5वां महाजनपद था सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अच्छा, मथुरा और जो सूरसेन महाजनपद और चेद महाजनपद दोनों की सीमा आपस में जुड़ती थी। तो चेद का उसमें शासक था शिवपाल, जिसका श्री कृष्ण ने वध किया था। 5वां सूरसेन,
राजधानी मथुरा और छठा चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। सातवां महाजनपद वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी और आठवां महाजनपद मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर। ये कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद यूपी में थे 16 में से। बाकी महाजनपद उत्तर प्रदेश से बाहर भी थे। तो उत्तर प्रदेश से बाहर वाले महाजनपद कौन कौन से थे उन्हें एक बार देखते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर वाले महाजनपद, हाँ अच्छा, इसी जो मल्ल महाजनपद जो था, ठीक ना, मल्ल महाजनपदों की राजधानी कुशीनगर थी। महात्मा बुद्ध ने मल्लों के शासनकाल में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अच्छा, अगला नमा। उत्तर प्रदेश के 8 हो गए। अब आगे बाहर निकलते हैं। नमा महाजनपद था अंग और राजधानी थी चंपा। अंग राजधानी चंपा। और 10वां महाजनपद था बज्ज और जिसकी राजधानी थी वैशाली। बज्ज की राजधानी वैशाली। और 11वां महाजनपद था मगध। मगध की राजधानी थी गिरिवृष। मगध की राजधानी गिरिवृष। मगध की राजधानी थी। 12वां महाजनपद था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अच्छा, 12वां महाजनपद था 12वां महाजनपद था कंबोज। 12वां महाजनपद कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक। 13वां महाजनपद अस्मक, राजधानी थी इसकी पाटन। अस्मक की राजधानी पाटन, इसी बोलते पोटली, पाटन पोटली। हाँ, एकमात्र महाजनपद पाटन जिसकी राजधानी पोटली थी, ये दक्षिण भारत में था, अर्थात ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में ये स्थित था। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र क्षेत्र में ये स्थित था। अस्मक की राजधानी अस्मक की राजधानी पाटन। अस्मक की राजधानी पाटन। और 14वां महाजनपद था गांधार। 14वां महाजनपद गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान। गांधार, तक्षशिला। गांधार, हेरात का और काबुल और मकरान, ये चारों का तो इतिहास बहुत पुराने समय से और मुगल काल तक रहा, पुराने समय से। तो गांधार वही पाकिस्तान क्षेत्र में गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय राजा दक्ष ने बनवाया था। ये इस गांधार क्षेत्र में ही था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। हाँ, वर्तमान अगर बात करी जाए, परीक्षा में पूछा जाता है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लेकिन बात करी जाए भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय वो तो तक्षशिला था, लेकिन अब वो भारत में नहीं है। अब बात करी जाए, वो भारत का था, अब बात करी जाए भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। वर्तमान में जो है भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र और बल्लभी विश्वविद्यालय भी था गुजरात का, ये भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय राजा धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये भागलपुर बिहार में पड़ता था। हाँ, तो बिहार में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र 2 थे और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी बिहार में ही दिए थे। सारनाथ में उत्तर प्रदेश में दिए थे और श्रावस्ती, सारनाथ और श्रावस्ती, अब ये दोनों तो खैर उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक एक स्थान पर जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए। कौशल महाजनपद था ये। कौशल महाजनपद, ये इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का कुछ हिस्सा बिहार से जुड़ता था। अच्छा, आगे बात करते हैं। 14वां गांधार और 15वां महाजनपद। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, अच्छा ये 13वां है। 13वां और ये 14वां और ये 15वां और ये 16वां, ठीक है। 16वां महाजनपद था अवंती। ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में है वर्तमान में। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती राजधानी थी उज्जैन। तो कुल 16 महाजनपद का वर्णन मिला, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे और जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश से बाहर भी थे। 8 उत्तर प्रदेश में थे, उनके बारे में हम बता चुके हैं। 8 उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेद, वत्स और मल्ल, जिनकी राजधानी हम बता चुके हैं। और इससे बाहर जो 8 थे उनके थे अंग, बज्ज, मगध, मत्स्य, कंबोज, अस्मक, गांधार और अवंती। इनकी भी राजधानियाँ बता दी। अच्छा, इनमें से 2 महाजनपद
वैसे यहाँ पर राजतंत्र स्थित था, राजा द्वारा किया गया शासन राजतंत्र। वैसे सभी महाजनपदों में राजतंत्र था, लेकिन हाँ 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्र स्थापित था। वह कौन कौन से थे? एक तो उत्तर प्रदेश का था, मल्ल, उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद, और एक बज्ज महाजनपद। ठीक है, ये दोनों बज्ज और मल्ल, मल्ल की राजधानी तो कुशीनगर थी, कुशीनगर, और बज्ज की राजधानी थी वैशाली, बज्ज की राजधानी वैशाली। तो बज्ज महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से बाकी सब राजतंत्र में स्थापित थे, और 2 महाजनपद थे वह गणतंत्र में स्थापित थे। गणतंत्र संघ द्वारा तंत्र जिसका होता था वह गणतंत्र कहलाता था। गणतंत्र जो थे, एक उत्तर प्रदेश का था गणतंत्र और एक बिहार का था। बिहार का था तो उसका नाम था बज्ज, बज्ज की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, ये बिहार का था। और उत्तर प्रदेश का था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। यहीं महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो कुल 16 महाजनपदों में से एक जो महाजनपद था, ठीक है ना, अस्मक और पाटन। 16 महाजनपद में 2 गणराज्य थे, ठीक है ना, और 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, ये दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? वह था अस्मक और पाटन। पाटन या पोटली कहना चाहिए, तो आप कैसे याद रखेंगे? पोटली मतलब किसी वस्तु की अगर पोटली बांध लें तो उसे लटका के ले जाना पड़ेगा। लटकाने मतलब भारत का दक्षिणी भाग भी लटका रहता है, ठीक है ना, भारत का भी दक्षिणी भाग लटका रहता है। तो अगर पूछा जाए पाटन या अस्मक, ठीक है ना, अस्मक या पाटन या पोटली, तो फिर पोटली से लगा लो दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो जो अस्मक या पाटन था ये दक्षिण भारत का एक महाजनपद था, अस्मक और पाटन। अब बात करते हैं हम मगध उत्कर्ष। मगध उत्कर्ष, मगध उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में से केवल एक महाजनपद ने काफ़ी पनपा, जिसने विकास किया। पनपने के इसके 3 कारण थे। एक आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी थी, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था इसकी अच्छी थी, राजधानी जो इसकी स्थित थी वह चारों तरफ पहाड़ियों के बीच स्थित थी। तो कोई इस पर आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन इसने सभी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य को बड़ा कर लिया। इसके पास आर्थिक धन संपत्ति एकत्र कर रही था, तो इसलिए इसकी मजबूती आर्थिक भी थी और राजनीतिक थी, कुछ पर्यावरण वाली भी इसकी स्थिति ठीक थी। तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो था मगध, ठीक ना, तो मगध का केवल उदय हुआ और मगध उत्कर्ष के नाम से जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक ना। मगध वंश का जो प्राचीन शासक था वह था बृहद्रथ। मगध वंश का प्राचीन शासक कौन था? बृहद्रथ। वही बृहद्रथ जिसका पुत्र जरासंध था। श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों का एक पांडव था भीम, जिसने मारा था। भाई वही जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जरासंध, ठीक ना। तो देखिए भाई मगध उत्कर्ष, मगध में प्राचीन शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध ये श्री कृष्ण को पीछे पड़ा रहता था, तो श्री कृष्ण ने भीम के सहयोग से इसे मरवाया था। तो पांडवों में से भीम ने इसे मारा था जरासंध को। ये पराक्रमी शासक था। जरासंध ने ही अपनी राजधानी बनाई थी गिरिब्रेज। अपनी राजधानी जरासंध ने अपनी राजधानी गिरिब्रेज बनाई थी। जरासंध की राजधानी रही थी गिरिब्रेज। इसके बाद अगला बृहद्रथ के बाद मगध वंश में अगला राजवंश आता है जिसका नाम होता हर्यक वंश। हर्यक वंश अगला राजवंश। हाँ, मगध वंश की स्थापना तो मगध वंश की स्थापना की तो अते पते नहीं है फिलहाल। बृहद्रथ का जो प्राचीन जो एक शासक है बृहद्रथ, जिसका वर्णन मिला है, ठीक ना। बृहद्रथ यहाँ का प्राचीन शासक रहा था, ठीक ना। उसका पुत्र था जरासंध, जैसे श्री कृष्ण के शासन काल में भीम द्वारा मार दिया गया था, जिसमें श्री कृष्ण का भी सहयोग रहा था, ठीक ना। जो जरासंध था इसकी राजधानी और बृहद्रथ की दोनों की राजधानी गिरिब्रेज रही थी। इनका पतन हो जाता है तो इसके बाद अगला नए वंश का उदय होता है जिसका नाम होता है हर्यक वंश। नए वंश का उदय होता है मगध वंश में जिसका नाम होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश। अच्छा, इस मगध में 4 राजवंशों अच्छे से पढ़ा था। तो 4 राजवंश कौन कौन से पनपते हैं, ठीक ना। शशांक वंश, हर्यक वंश,
शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश, इन चारों वंशों को आप मगध वंश में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मगध वंश में 4 नए राजवंशों का उदय हुआ और जो प्राचीन था सबसे पहले हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर रहा नंद वंश, फिर रहा मौर्य वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार, यहाँ पे बिंबसार, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। बिंबसार ने अपनी राजधानी रखी थी राजगृह या इसी बोलेंगे गिरिब्रेज। वही राजधानी जो मगध वंश में बृहद्रथ की और जरासंध की रही थी, वही राजधानी अगला शासक हर्यक वंश बिंबसार जिसका संस्थापक होता है हर्यक वंश का, और ये भी राजधानी अपनी राजगृह रखता है। बिंबसार का दरबारी चिकित्सक होता है दरबारी चिकित्सक। बिंबसार का दरबारी चिकित्सक होता है जीवक। बिंबसार का दरबारी चिकित्सक जीवक होता है। बिंबसार के 3 विवाह होते हैं। बिंबसार के 3 विवाह होते हैं। बिंबसार के 3 विवाह हुए थे, ठीक ना, जिसमें से एक थी छेलना पत्नी और एक थी क्षेमा। छेलना, क्षेमा और एक थी महाकौशला। महाकौशला, महाकौशला। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक होता है। इसका राजधानी, इसकी राजगृह होती है। इसका दरबारी कवि होता है, दरबारी चिकित्सक, कवि नहीं सॉरी, दरबारी चिकित्सक होता है जीवक, और इसके 3 विवाह होते हैं छेलना, क्षेमा और महाकौशल। अच्छा, आगे बिंबसार का पुत्र जो होता है वह उसका नाम होता उदयन। बिंबसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। बिंबसार का पुत्र कौन होता? अजातशत्रु। अजातशत्रु को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किससे? कुड़िक से। अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर अगला शासक बनता है और अपनी राजधानी को वह भी राजगृह या गिरिब्रेज ही रखता है। राजगृह या गिरिब्रेज ही रखता है। बिंबसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। ये अपने पिता की हत्या कर अगला शासक बनता है, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रेज ही होती है। इसने राजगृह में पहली बौद्ध संगीत कराई थी। अजातशत्रु ने ही पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत कराई थी राजगृह में। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत कराई थी। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत कराई। पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, अर्थात 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। महानिर्वाण प्राप्त होने के तुरंत बाद अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत कराई। इस बौद्ध संगीत में महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, उपाली और आनंद। उपाली और आनंद इसमें शामिल हुए थे। इस बौद्ध संगीत में सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी शामिल होते हैं। आनंद द्वारा, यहाँ पर आनंद प्रारंभ से अंत तक इनका शिष्य रहता है महात्मा बुद्ध का। तो आनंद द्वारा जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो सब बोले जाते हैं। उन उपदेशों को एक ग्रंथ में लिख दिया जाता है जिसका नाम होता है विनय पिटक। फिर उपाली द्वारा कुछ लिखे जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं उपाली द्वारा, उन्हें लिखा जाता है शुद्ध पिटक में। अर्थात प्रथम बौद्ध संगीत में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना होती है, वो इन्हीं के काल में होती है, अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र, अजातशत्रु का अगला पुत्र होता है, अजातशत्रु का पुत्र होता है जिसका नाम होता उदयन। अजातशत्रु का पुत्र होता उदयन। उदयन अगला शासक बनता है। ये अपने पिता को मारता है। उदयन अपने पिता को मार के अगला शासक बनता है। बिंबसार को मार के अजातशत्रु अगला शासक बना अपने पिता को, और अजातशत्रु को मार के उदयन अगला शासक बनता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता को मार के ही शासक बनते हैं, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को क्या? पितृहंता वंश। हर्यक वंश को
पितृहंता वंश भी कहा गया हर्यक वंश को। क्यों कि इसमें अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, फिर अजातशत्रु के पुत्र ने उदयन ने अपने पिता को मार के अगला शासक बना था। उदयन जब शासक बनता है तो यह अपने पिता की राजधानी पर राज नहीं करता, ये अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देता है। तो ये राजधानी गिरिब्रिज से ये अपनी राजधानी गिरिब्रिज से पाटलिपुत्र कर देता है, पाटलिपुत्र। अर्थात पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी कौन करता है? उदयन करता है, स्थापना भी उदयन करता है। अच्छा, इससे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है। यहाँ पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर ही पहले अजातशत्रु भी एक नगर की स्थापना करना चाहता था। अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध थे। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध को गंडक, सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाने के लिए भ्रमण कराया था। किसके किसके? गंगा, सोन और गंडक, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर नगर बसाना चाहता था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु नगर बसाना चाहता था, तो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए महात्मा बुद्ध को बुलाया था। और इसमें यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, नगर स्थापित करेंगे और इसे अपनी राजधानी बनाएंगे, उनके लिए पूछना था। तो महात्मा बुद्ध ने उस स्थान पर बताया था कि अगर आप यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित करते हैं और यहाँ पर नए नगर के निर्माण करते हैं तो आपको दो परेशानियाँ रहेंगी। क्या? यहाँ पर एक आक्रांताओं का आपको भय रहेगा, दूसरा यहाँ पानी और बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। क्यों? 3 नदियों का संगम था। तो अजातशत्रु यहाँ पे नए नगर की स्थापना नहीं करता है, लेकिन आगे इनका पुत्र होता उदयन। उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उसी जगह करता है जहाँ पर महात्मा बुद्ध घूम गए थे। वहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाता है। लेकिन वह अपने पिता की राजधानी पर राज नहीं करना चाहता। उदयन के 3 पुत्र होते हैं। उदयन के 3 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है नागदशक, मुंडक। उदयन के नागदशक, मुंडक और अनिरुद्ध। नागदशक, मुंडक और अनिरुद्ध। बड़ा पुत्र नागदशक होता है, तो ये इस वंश का अगला शासक होता है। कौन? नागदशक। नागदशक उदयन के बाद अगला शासक बनता है, लेकिन नागदशक की हत्या उदयन नहीं करता है। उदयन की हत्या नागदशक नहीं करता। अर्थात यहाँ पे उदयन का पुत्र होता है नागदशक, उदयन का पुत्र होता नागदशक। उदयन की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है, तो इसका बड़ा पुत्र होता है नागदशक, वह अगला शासक बनता है। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग अगले वंश की स्थापना करता है, तो अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नागदशक। क्योंकि नागदशक अगला शासक बनता है और फिर नागदशक की हत्या कर देता है शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक के दरबार का एक प्रमुख सैनिक होता है। तो अब अगला वंश का निर्माण होता है। हर्यक वंश के बाद अगला वंश आएगा जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग करते हैं। संस्थापक शिशुनाग वंश के संस्थापक होते हैं शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग होते हैं। शिशुनाग अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से परिवर्तित कर वैशाली कर लेते हैं। तो इनकी राजधानी होती है वैशाली। शिशुनाग की राजधानी होती है वैशाली। शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में मिला लेते हैं। शिशुनाग ये अवंती को जीतते हैं। अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश वाला अवंती उज्जैन को जीतकर ये मगध में मिला देते हैं। अगला शासक इनका प्रतापी बनता है जो होता है कालाशोक। अगला शासक कालाशोक होता है। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता। कालाशोक को काकवड़ के भी नाम से जाना जाता। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीत कराई थी। ये कराई थी वैशाली में, क्योंकि शिशुनाग की राजधानी वैशाली होती है और अगला शासक होता है कालाशोक। कालाशोक की भी राजधानी वैशाली होती है। तो कालाशोक अपनी राजधानी पर ही
द्वितीय बौद्ध संगीत, अपनी राजधानी पर ही कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीत कराता है, ठीक ना, वह कराता है 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक करा। कालाशोक ने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। कालाशोक ने 2 अश्वमेघ यज्ञ, कालाशोक ने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। कालाशोक के समय अगला वंश आता है, यहाँ पर 2 वंश हो गए, हर्यक वंश और शशनाग वंश। अगला वंश आता है नंद वंश। अगला वंश होता है नंद वंश। अगला वंश नंद वंश। नंद वंश की स्थापना जो करता है वह करता है, स्थापना करता है महापद्म नंद। महापद्म नंद सर्वप्रथम एक राट की उपाधि धारण करता है, एक राट की उपाधि धारण करता है, उपाधि। तो भारत का प्रथम एक राट कौन था? भारत का प्रथम एक राट महापद्म नंद था। नंद वंश में कुल 9 शासक होते हैं या 9 राजाओं द्वारा, नंद वंश को 9 राजाओं द्वारा सुशोभित किया जाता है, 9 राजाओं द्वारा, जिसमें से प्रतापी शासक होता है, प्रतापी शासक होता है घनानंद। प्रतापी शासक घनानंद होता है। राजवंश में, नंद वंश में कुल 9 शासकों का कार्यकाल होता है। इसमें घनानंद इसका प्रतापी शासक होता है। महापद्म नंद, महापद्म नंद ने पहली बार महापद्म नंद ने पहली बार कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था, उसमें कलिंग का शासक राजा खारवेल था। कलिंग का शासक राजा खारवेल था। तो राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में, राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग उड़ीसा में है ये हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्म नंद का वर्णन किया था। महापद्म नंद का वर्णन तो परीक्षा में कई बार पूछा गया। महापद्म नंद का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजा खारवेल के अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रतापी शासक हुआ था घनानंद। घनानंद के दरबार में वार्तालाप करने के लिए कई ब्राह्मण आया करते हैं और भिक्षा ग्रहण करने के लिए। घनानंद के दरबार में कई ब्राह्मण यहाँ भिक्षा ग्रहण करने आते हैं और कुछ शिक्षा देने आते हैं। तो जब यहाँ पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है चाणक्य या कौटिल्य भिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, तो उसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं। उसे ये पूछा जाता है कि चाणक्य, ये तक्षशिला के अध्यापक भी होते हैं, चाणक्य अध्यापक होने के नाते से पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि राजा का हित किस में है? तो चाणक्य बताते हैं राजा का हित प्रजा के हित में है। अच्छा, जितने राजा और शासक हुआ करते थे ये किसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा का अहित ही किया करते थे। प्रजा को प्रताड़ित करना, इन पर जबरदस्ती टैक्स लगाना, लूटपाट करना, राजाओं का शासकों का ये प्राचीन काल में राजा और शासकों का प्राचीन काल में ये कार्य रहता था। तो जब पूछा गया कि भाई राजा का हित किसमें है, तो चाणक्य बता देते हैं कि राजा का हित प्रजा के हित में है। इस बात से घनानंद बहुत क्रोधित हो जाता है। घनानंद पूछता है, अच्छा अगर मैं प्रजा का अहित करूं तो? चाणक्य कहते हैं राजा का भी अहित होगा। अच्छा तो भगाओ ऐसे गुरु को, ऐसे से मुझे शिक्षा नहीं लेनी है। तो चाणक्य को वहाँ से अपमानित करके भगा दिया जाता है। चाणक्य को जब अपमानित करके भगा दिया जाता है तो चाणक्य शपथ ग्रहण कर लेता है कि मैं जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं सोऊंगा। चाणक्य उसी समय घर से निकल जाता अपमानित होने के बाद।